5 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति को एनएफएसए के तहत, वो भी उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, और पीएमजीकेवाई ने जो एक्स्ट्रा 5 किलो दिया है वो भी उन्हें ही मिल रहा है। और पीएमजीकेवाई को हर बार वापस लाते हुए सरकार ये लिखित में कहती है कि हम पहचान रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम है हंगर की। ये हमने देखा है भ्रष्टाचार के कारण, डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण जो सबसे हाशिए पे लोग हैं वो ज़रूर छूट जाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो आंकड़े हैं वो आपने बिल्कुल सही कहा कि आंकड़े दिखाते हैं कि अगर सेंसस सही से होता 2021 में होता, और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि अगर सेंसस होगा तो कम से कम 12 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड आज नहीं है, उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है। और ये बात बिल्कुल गौर करने लायक है कि पीडीएस के तहत जो राशन मिल रहा है एनएफएसए के तहत, वो केवल उन लोग को मिल रहा है जो राशन कार्ड जिनको दिया गया है, और पीएमजीकेवाई भी केवल उन्हीं को दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड है। तो मतलब जो 5 किलो राशन मिल रहा था प्रति व्यक्ति को एनएफएसए के तहत, वो भी उन्हें ही मिल रहा है जिनके पास राशन कार्ड है, और पीएमजीकेवाई ने जो एक्स्ट्रा 5 किलो दिया है वो भी उन्हें ही मिल रहा है। और पीएमजीकेवाई को हर बार वापस लाते हुए सरकार ये लिखित में कहती है कि हम पहचान रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम है हंगर की। तो मतलब अगर सरकार कितना डिस्ट्रेस है, तो अगर सरकार ये समझती है कि कितना डिस्ट्रेस है, और ये भी साफ है कि सेंसस नहीं हुआ है, इवन यूनिवर्सलाइजेशन की बात ना भी करें, एनएफएसए में जितना कवरेज होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा, तो कोई कारण नहीं है कि सरकार इमीडिएटली जो पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं वो हमारे नहीं हैं, सरकार के ही पॉपुलेशन एस्टिमेट्स हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल करके सरकार लोगों को राशन देना शुरू करे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। आपने कहा कि आवाज़ किससे उठाएं, मतलब ठीक है, आप मत सुनिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स को, आप नकार दीजिए सब चीज़ों को, सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। इस बार भी जब कोर्ट में बात उठी तो जज ने कहा कि हम खुद जानते हैं कि लोग किस तरह से पानी पीकर अपने पेट पर कपड़ा बांधकर रात में सोते हैं, भूख की हालत किसी से छुपी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है, किसी और को जवाब मत दीजिए, आप सॉवरेन कंट्री हैं, आप अपने सुप्रीम कोर्ट में को तो जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके की फिर एफिडेविट्स दिए जा रहे हैं कि देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है। यूनिवर्सलाइजेशन की बात जो आपने कही, देखिए जैसे ही टारगेटिंग होती है, ये केवल फूड की ही बात नहीं है, ये हमने देखा है भ्रष्टाचार के कारण, डॉक्यूमेंट्स ना होने के कारण जो सबसे हाशिए पे लोग हैं वो ज़रूर छूट जाते हैं, और इसीलिए यूनिवर्सलाइजेशन की डिमांड रही है। आप अगर देखें, जब कोटा चल रहा है, राशन कार्ड बनने के लिए भी कोटा चल रहा है, जो होमलेस हैं, जिनके आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सही से नहीं चल रहे हैं, वो सबसे पहले एक्सक्लूडेड है। तो ऐसा तमाम लोग हैं जिनको कि टोटली रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई नहीं कह सकता कि इनको रिक्वायरमेंट नहीं है फूड सिक्योरिटी की, पर क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम नहीं, हम नहीं कह रहे कि यूनिवर्सल भी होगा तो बिल्कुल सब सही हो जाएगा, लेकिन it will be a huge improvement over what the situation is today. I think the question about State Food Commission in Delhi, there is supposed to be under the National Food Security Act, every state is supposed to have a State Food Commission. और सोशल ऑडिट का प्रोविज़न है। सोशल ऑडिट तो पूरे देश में ही हो नहीं रहे हैं सही से, और ये सरकारें मान रही हैं। और फूड कमीशन, दिल्ली में आज तक कोई फूड कमीशन नहीं बना है, इतने साल हो गए कानून को आए हुए। हमारे पास आरटीआई हम बार बार लगाते हैं, सरकार जवाब दे रही है कि हमने कभी सोशल ऑडिट नहीं करा है अंडर एनएफएसए, और ना ही फूड कमीशन है आज तक गठित। और जो आपने कहा कि यूज़ नहीं हुए हैं, तो कुछ राज्य हैं जहां पर पूरा जो अभी एग्जिस्टिंग कोटा है वो यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मोस्टली राज्यों में, और जो बड़े राज्य भी हैं स्पेशली, वहाँ पर इतना बुरा हाल है कि कोटा यूज़ हो चुका है और उसके बियॉन्ड इतने लोगों ने अप्लाई कर रखा है। मैंने केवल दिल्ली का आंकड़ा दिया था, और अभी उनके पास राशन कार्ड देने का कोई सिस्टम नहीं। एक लाइन ही कह दूं ऑन यूज़ करना, मुझे राजस्थान का पता है, बार बार चिट्ठियां भेजते रहे
कि ठीक है आपके पास मान लो 5 करोड़ राशन कार्ड है, 4 करोड़ जो जिनको मिल रहा है राशन, अब उनमें से 20% आपके इतने झंझट है, ये लगाओ अंगूठा करो, ये करो वो करो, जो कोई चले गया है माइग्रेट कर रहा है उनको नहीं दो क्योंकि आप ये चोरियां कोट अनकोट चोरियां रोकना चाह रहे हो, तो वो नहीं आए। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम बफर रखना चाहते हैं, हमारी जो संख्या है उसमें बफर रखना चाहते हैं ताकि जो नहीं आके लें उनका हम खुला भी रखें, दे दें बाद में, लेकिन हम दूसरों को दें जो खड़े हैं लाइन में, क्योंकि 2-2 महीने 3-3 महीने कोई माइग्रेट करता है नहीं लेते हैं, क्या वो नहीं करने दिया। तो आप सोच रहे हो कि क्या खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर नेचुरली वो वापस हम चिल्लाते रहे एज सिविल सोसाइटी कि आप ये वापस जाने दे रहे हो, आप ले ही नहीं रहे हो ये कोटा, अब कैसे लोगे। 100% कवरेज कभी नहीं होगा डिलीवरी में। तो ये चीज़ें सारी चीज़ें ऐसे रोक रखी है केंद्रीय सरकार ने जो समझ से बाहर है। जैसे निखिल ने कहा, एक बहुत सारे कार्ड्स कैंसिल भी हो रहे हैं एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ आधार सीडिंग एंड डिजिटलाइजेशन। अभी हम लोग यूपी में भी एक सर्वे ऑनगोइंग है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैंसिलेशंस। नंबर 1, परिवार में कुछ लोगों का नाम हट जाता है क्योंकि उनका आधार सीड नहीं हुआ, स्पेलिंग मिस्टेक हमें बताया गया कि उससे भी आधार का स्पेलिंग और राशन कार्ड का स्पेलिंग अलग है तो वो सीडिंग नहीं हुआ। बच्चे पैदा हुए हैं, उनका आधार नहीं बना है, या राशन कार्ड बंटने के बाद बच्चे हुए तो उनका नाम नहीं जुड़ा गया। जस्ट दोज फैमिलीज विच द गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइजिंग एज एलिजिबल that are getting ration cards have members who are not on the list, which means 5 kilos per head plus 5 is what they are not getting. On the other hand, there is the numbers of pending applications. So if you are saying यूज नहीं हो रहा है, हम उसको भी देखें कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। और जब भी खोला गया, जैसे दिल्ली में जब ई कूपन सिस्टम खोला गया, 70 लाख लोग आए थे। दे पुट देयर नेम सेइंग वी नीड राशन। देन द दिल्ली गवर्नमेंट से डरे, हमें क्लियरली दे डिडंट एक्सपेक्ट इट, दे सेड हम 20 लाख तक देंगे। लंबे लंबे लाइंस हम लोगों ने देखा है। सो दिस यूज नहीं हुआ है अगेन दिस डेटा मैनिपुलेशन टू ट्राई एंड से देयर इज नो नीड। वी वेरी क्लियरली सी अ नीड। On the food stocks, I want to add that while we had this situation of excess food stocks of going to the moon, through COVID we had 100 million tons. Through absolute mismanagement, we are now in a situation where you can see मीडिया में ये बात फैलने लग गई है कि अब अनाज खत्म हो जाएगी, अनाज खत्म हो जाएगी, पीडीएस हम नहीं कर सकते। आई थिंक दिस ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, येस द स्टॉक्स आर गोइंग डाउन, but the wheat procurement this year was less than half of last year. सरकार के ही आंकड़ों में प्रोडक्शन उतना नहीं गिरा, 10-12% प्रोडक्शन गिरा है, लेकिन जो खरीदी होती है वो 50% से ज़्यादा गिरा है। एक्सपोर्ट्स डबल हुए बैन के बावजूद, क्योंकि बैन लगाया जब पूरे एक्सपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट बन गए, सब डिसाइड हो गया, उसके बाद बोले कि अरे हमारे पास तो नहीं है अनाज, नहीं हो सकता है। अभी धान के खरीदी में भी हो सकता है यही हो। आई फील वी हैव टू बी विजिलेंट ऑन दिस बिकॉज द पैडी क्रॉप इज ऑल्सो अफेक्टेड, बट अगेन प्रोक्योरमेंट डज नॉट हैव टू फॉल सो मच। सही दाम देना पड़ेगा। एमएसपी करंटली, द एमएसपी दैट दे हैव अनाउंस्ड इज लोअर देन द मार्केट प्राइस करंटली, so they have to look at these kind of issues. It's not that it is impossible, both from the fiscal point of view कि ये पैसे नहीं है वाला आर्ग्यूमेंट भी गलत है, और ये अनाज नहीं है जो आर्ग्यूमेंट अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वो भी गलत है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास है। कुछ अगर नहीं है तो सेंसिटिविटी नहीं है कि लोग भूखे मरे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं पड़ता है। दैट सीम्स टू बी methods by which people who don't need it can will not get it, and that is you can use income tax brackets, you can use self exclusion, which is being done in other schemes. So universalization doesn't mean it will be 100% of janta. It means that the primary framework will be anybody, and out of that you will exclude based on certain. So you have criteria not for inclusion, you have criteria for exclusion. The Right to Food campaign has always made that very clear. So it's not key, don't waste. Nobody is asking for wastage. The other thing on the schemes and programs for children, that is midday meal, ICDS, and so on and so forth, I would also like to include very important points made on health and education. See, I was trying to make it clear that this indicator represents overall development. You have to look at the macroeconomic situation of this country, which other people are now raising, and you have to look at agricultural policy, you have to look at labor policy, you have to look at
per capita income has gone up. Who has made this per capita income go up and at whose cost? Without looking at all this, I think we cannot answer the questions of what role the schemes and programs are going to play. Because in health and education we are seeing, correctly it was identified कि illness भी होती है, कुपोषण में केवल खाने का मुद्दा नहीं है, उसमें बीमारी का भी मुद्दा होता है. But what are the investments in health? It's never gone up beyond 1.2, 1.3% of the GDP. The demand has, the promise has always been 2.5% of the GDP. So if you're saying it's not food, it's health, then okay, let's talk about health. There'll be denial there also. So, but and if you say it's not any of these, it is information and education. Let's talk about information and education. There's denial there also. What is the disinvestment in education? What is the disinvestment in health? When the overall paradigm is कि let everything be privatized and let private players deal with the whole country ka situation, and therefore you have to squeeze out all social security schemes and programs, which includes PDS, which includes all these other schemes and things which we are seeing. The method is this, that you don't have data, you create all kinds of difficulties, and then you say that you're going to squeeze these out and you're going to hand over that capital and that money and those resources to the private sector and say private sector will deal with people. That is the overall paradigm in which this has to be analyzed, this whole situation has to be analyzed. So midday meal program, it's not that the scheme is doing badly. ICDS also, they're doing a fair job. In the pandemic also, they did a decent job of trying to at least distribute food. But you have to see कौन से बच्चे स्कूल में आते हैं, कौन से बच्चे स्कूल से वंचित हैं. पैंडेमिक के बाद चाइल्ड लेबर बढ़ा है और बच्चे स्कूल से वंचित हुए हैं क्योंकि उनके परिवारों को काम नहीं है, उनको काम करना पड़ रहा है. मिड डे मील में और ICDS में जो मैंने पहले कहा था कि खाने की गुणवत्ता के इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में हम निरंतर बोले जा रहे हैं कि भाई अंडे की बात चल ही रही है मिड डे मील में, उसको अडॉप्ट नहीं किया है ना. उसमें फल सब्जी डालने की, अगर आप मतलब जो लोगों को दूध चाहिए, अब जो भी आपको प्रावधान करना है कि केवल दलिया खिचड़ी से किसी बच्चे का कुछ नहीं होता है. तो मिड डे मील में भी और ICDS में भी बहुत कुछ और करने की बात है. लेकिन आई थिंक द लार्जर इशू इज़ कि जो लो हैंगिंग फ्रूट था इन कुपोषण में, जो था हंगर में, स्टार्वेशन में और मैल न्यूट्रिशन में, उसके कुछ पॉकेट्स भी हैं और उसमें कुछ सुधार भी आया है. अब जो मोटी चीज़ें हैं वो ये चीज़ें हैं कि हमारे 60-70% लोग जो हैं वो गरीबी की किस अवस्था में हैं, वो क्या खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते हैं, उनको हर चीज़ के लिए जो पैसे की ज़रूरत आ रही है वो कहाँ से आएगी, उनका रोज़गार क्या है और उनका आधिपत्य क्या है. बाकी सवाल उठाने की बात है, लोकतंत्र में सवाल उठाना हमारा अधिकार है सबका, और उसको अगर बुरा बताया जाए और उसको कई नामों से पुकारा जाए तो वो भी एक मेरे ख्याल से एक मुश्किल आती है जिसको सोचना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है कि सवाल हम किससे उठाएं, तो सवाल तो हम सरकार से उठाएंगे. हमारी सरकार है, हम इन्हें नियुक्त किया है, तो हम सरकार से ही बोलेंगे, वो हमारा अधिकार है और सरकार को इस बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए, ना ही इस पे आक्षेप उठाना चाहिए. जिसको हम फ्रीबी कहते हैं, जैसे बड़े उद्योगपति को जितना सब्सिडी मिलता है हम कल्पना भी नहीं कर सकते. लेकिन जब गरीब को राशन देना है, रोज़गार देना है, बुज़ुर्ग को 200 रुपये से 500 रुपये या 1000 रुपये पेंशन देना है, उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं. ये सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट करती है. मैं आर्थिक कारण दे सकता हूँ कि क्यों, मतलब अगर हमारी हर दूसरा बच्चा अगर कुपोषित है, हर तीसरा बच्चा कुपोषित है, मतलब उनका दिमाग और शरीर को पूरी तरह से विकसित होने का मौका नहीं मिल रहा. तो वो जब प्रौढ़ावस्था में आएंगे और फिर शिक्षा ठीक से नहीं है, रोज़गार की उपलब्धता नहीं है, तो जितना मतलब हम आर्थिक कारण भी बता सकते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर होगी अगर हम, देश का सबसे बड़ा धन क्या है, देश के लोग. अब हम अपने देश के लोगों पे सरकार, उनके लिए हमें पैसा नहीं है और वो तो फ्री भी है और वो तो बेकार है. ये हमें, ये जो मैं कह रहा था पिछड़ता हुआ स्थिति, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है. सरकार और समाज में हम जो अच्छे हालत में जो लोग हैं, हर ज़िंदगी का मूल्य बराबर का है. हर व्यक्ति का हक जीने का, हर बच्चे को, गरीब से गरीब घर के बच्चे को भी पोषण की ज़रूरत है, का हक है, शिक्षा का हक है, स्वास्थ्य व्यवस्था के हक है. जब तक हम समाज पे इस पे हमारा विश्वास नहीं हो और सरकार पे हम दबाव नहीं डालें कि बाकी बाद में देखेंगे, पहले तो
शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक सुरक्षा सबको मिले। एक तरह से इतना साफ दिखता है कि हमारे पास अनाज है, आर्थिक विकास है, लोग भूखे सो रहे हैं, कुपोषित हैं, क्यों हम कुछ नहीं कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सही देते, पर्याप्त मात्रा में किसान की स्थिति भी बेहतर होती, अनाज पर्याप्त होता, फिर हम लोगों को बांटते, और क्यों नहीं सरकार कर रही है ये? जो आपने लॉकडाउन की बात की, लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग गरीब हुए, लेकिन एक इंसान है गौतम अदानी, उनका धन लॉकडाउन के दौरान 10 गुना बढ़ा, और अब वो दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर आदमी बन गया। ये कैसे हुआ? बावरे हो गए हैं या सोची समझी हित, किसका हित को सरकार सुरक्षा करती है और किसकी ज़िंदगी की प्राथमिकता बिल्कुल नहीं है? ये सवाल है। आपका जो सवाल है, I've written one book, I've written 2 books now on the pandemic. I've also compared with other parts of the world. Everywhere else, I find that the government has done something a lot more to protect, both to protect livelihoods across very imaginative ways, and to give a much stronger support system. जितना सरकार ने दिया है, we had to go to the Supreme Court, we had to get directions from the Supreme Court with great difficulty. Then the Prime Minister putting his picture and all of that, but it was really forced on them, and that is also a very tiny fraction. Again, it's very simple actually. People's livelihoods have collapsed because the government has chosen a certain pathway in policy, so the government has to protect them. We are not doing it. I mean, it is really, it is actually as simple as that, I think. It's in Nepal, for instance. I'll give you have a conversation later. Pakistan probably did the best because it did nothing. At least it didn't do the lockdown, so people's livelihoods didn't collapse.